बिकॉज इस फास्ट मूविंग, इस फास्ट पेस दुनिया में जहाँ पर ऑल द टाइम हमारे हाथ में हमारे फ़ोन्स होते हैं, वी ऑफ्टन इग्नोर अदर्स और उनकी सफरिंग को, और हम दूसरों को सही तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। इन सारी मसरूफियात के दौरान में आपने कब उन सब मसरूफियात से टाइम निकाल कर किसी को प्रॉपरली ऑब्जर्व करने की ट्राई की होगी या कोशिश की होगी? 13 Reasons Why, इनके author Jay Asher. It's not just a story of a girl who commits suicide. I don't personally believe it's all about suicide. I believe कि it's about what comes before suicide and what comes after it. Jay Asher ने एम्फोसिस उस ट्रेजेडी पे नहीं किया, उसने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ही डजंट जस्टिफाई सुसाइड, ही ट्राइज टू एक्सप्लेन कि कौन से इवेंट्स उस ट्रेजेडी को लीड करते हैं एंड उस ट्रेजेडी के बाद क्या होता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, और जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उन सबके क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, उन सबको क्या कौन से कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं। अच्छा, अब हम आई पर्सनली बिलीव कि मुझे एक दफ़ा बुक के तमाम करेक्टर्स पे थोड़ी सी रोशनी डालनी पड़ेगी, सो यू गाइस कैन अंडरस्टैंड कि किस करेक्टर का क्या रोल था हैना की सुसाइड में। हम स्टार्ट करते हैं हैना बेकर से। हैना बेकर इज़ आवर मेन करेक्टर एंड ये स्टोरी उसके गिर्द इन्वॉल्व करती है, उसकी ट्रेजेडी के अगेन, उसकी ट्रेजेडी के अराउंड एंड उसकी पेन एंड सफरिंग के अराउंड। सो अगर हम बुक की मेन करेक्टर हैना बेकर को लेते हुए चलते हैं, शी इज़ जस्ट अ 17-year-old high school girl. I'm sure you have siblings who are 17 years old. I myself have a younger sister. She is just 16, just a year younger than Hannah. So आप शायद उनको भी न्यू लाइट में देखने की कोशिश करेंगे। ओके, सो we're going to talk about Hannah Baker, who's just a 17-year-old high school girl who's just trying to survive and find a reason. And वो अपनी सब सफरिंग को, सब पेन को, बिकॉज मोस्टली आपने सुना होगा कि व्हेन पीपल कमिट सुसाइड दे लीव अ नोट, अ सुसाइड नोट लीव करके जाते हैं। हैना डिड नॉट डू दैट, शी डिड नॉट राइट अ नोट। उसने अपनी सफरिंग को उसमें नहीं कैप्चर करने की कोशिश की, बट इंस्टेड शी हैड कैसेट टेप्स। आई थिंक आप में से कुछ लोग फेमिलियर होंगे, कुछ नहीं होंगे, यू गाइस कैन सर्च इट अप। कैसेट टेप्स पुराने, जैसे अब हमारे मोबाइल्स में वॉइस रिकॉर्डिंग्स होती हैं, कैसेट टेप्स वर काइंड ऑफ लाइक दैट, यू कुड रिकॉर्ड योर सेल्फ इन देयर। सो है ना अपनी आवाज़ को इन कैसेट टेप्स में रिकॉर्ड करती है। सो अब हमारे पास 7 कैसेट टेप्स हैं जिनमें कुछ पार्ट्स हैं एंड इन टोटल 13 रिकॉर्डिंग्स हैं। बुक का नाम जो 13 रीजंस वाई है, इट्स बेसिकली अबाउट 13 पीपल जो है ना कि 13 रीजंस बनते हैं दैट लेड टू हर सुसाइड। And we start this story जब ये 13 recordings they end up at the doorstep of our main character Clay Jensen, who was Hannah's classmate and also Hannah was his first crush. And throughout the story, Clay is someone who becomes our eyes and ears. Like हम जैसे ही स्टोरी में आगे मूव करते रहते हैं, हम क्ले के लेंस के थ्रू देखेंगे कि हैना की सफरिंग किस तरीके से इवॉल्व की थी। अच्छा, अब इन रिकॉर्डिंग्स में आई वॉन्ट एवरी वन टू पे अटेंशन, बिकॉज हो सकता है आप उन 13 लोगों में से किसी एक के साथ रेजोनेट कर रहे होंगे। एंड ऐसा नहीं है कि आप नहीं करेंगे, मोर और लेस यू विल बी एबल टू रेजोनेट विद एटलीस्ट वन इंडिविजुअल देयर। एंड आई वुड रियली लव टू लिसन एट द एंड कि आप किसके साथ रेजोनेट कर सके, या आपका फेवरेट करेक्टर बीच में कौन सा था, या किस करेक्टर की कौन से एक्शन को यू नो इट हीटेड यू अप एंड यू गॉट काइंड ऑफ एंग्री। सो इन रिकॉर्डिंग्स में जब क्ले सुनता है, ऑब्वियसली रैंडम रिकॉर्डिंग्स हैं ये, वो आपके पास आती हैं, एंड व्हेन ही स्टार्ट्स टू लिसन टू देम, वो जब इन रिकॉर्डिंग्स को ऑन करता है, द वेरी फर्स्ट थिंग ही फाइंड्स इज द वॉइस ऑफ हैना, हिज फर्स्ट क्रश। एंड वॉइस सुनते साथ ही द फर्स्ट थिंग ही फील्स, नो हैना इज डेड एट द मोमेंट। ठीक है, ये हैना की सुसाइड के बाद का है। हैना की सुसाइड के बाद क्ले के डोर स्टेप पे कुछ रिकॉर्डिंग्स आती हैं, एंड इन रिकॉर्डिंग्स में ही हियर्स हर वॉइस एंड ही फाइंड्स इमोशंस एंड फीलिंग्स ऑफ नॉस्टैल्जिया एंड पेन। बट जब वो इनको इवेंचुअली सुनना शुरू करता है, ही फाइंड्स आउट कि ये जो रिकॉर्डिंग्स हैं दे कैप्चर ऑल हर रीजंस फॉर सुसाइड, एंड इसमें वो लोग मौजूद हैं जो उसके रीज़न बने। ऑब्वियसली थिंकिंग कि अगर ये मुझे भेजी गई है, मे बी आई एम पार्ट ऑफ हर सफरिंग एज वेल। At this point, fear engulfs him. It's painful for him because he finds out the truth as he goes through the end. And इस सब में उसका क्या रोल था इसमें? अब देखो, उसको क्यूरियोसिटी ने इनगल्फ कर लिया, उसको फियर में कर लिया है। अब वो जानना चाह रहा है कि क्या है ना कि डेथ में मेरा भी कोई रोल था, मेरा भी कोई हाथ मौजूद था। एंड वो इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए उन रिकॉर्डिंग्स को एंड तक सुनने की कोशिश करता है। अब क्ले ने पूरी एक रात में इन रिकॉर्डिंग्स को सुना, इन रिकॉर्डिंग्स को समझने की कोशिश की, एंड ही वेंट
Does someone want to say something? I think one of you has your mics unmuted. Okay, okay, they're off. Um, okay, should I continue? Or does someone want to say something? Yeah, I think I'll continue as well. So क्ले को जब भी रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं वो एक रात के अंदर उन सब जगहों को विजिट करता है जिसमें जिनका जिक्र हैना ने उन रिकॉर्डिंग्स में किया हुआ था। अब हम अपने फर्स्ट पर्सन की तरफ जाते हैं। सॉरी एवरीवन। अच्छा, अब हम अपने फर्स्ट पर्सन की तरफ जाते हैं, जिसका नाम है जस्टिन फोली। नाउ I think we all had one or two crushes when we were kids, when we were younger, when we were at that age. And Justin was the guy who was Hannah's first crush and her first kiss, and the guy who spreads false rumors. ये Hannah की सारी tragedy, it starts with Justin. So हम Justin को कह सकते हैं he was the beginning of the end. He turned something beautiful that was for Hannah into something tragedy and a nightmare for her. वो उस इवेंट को दैट ही हैड विद हैना उसको एक र्यूमर बनाकर पूरी स्कूल में सर्कुलेट कर देता है। उसकी रीजन, हैना की जो रेपुटेशन होती है उस पर फर्स्ट क्रैक जस्टिन की तरह से डाला जाता है। अब ऑब्वियसली आप सब कभी ना कभी अपनी लाइफ में किसी ना किसी फॉर्म में अपने फ्रेंड से हो सकता है या समवन हुज नियर एंड डियर टू यू, यू माइट हैव हैड द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ऑफ बीइंग अ सब्जेक्ट ऑफ र्यूमर। हो सकता है आपके बारे में किसी ने एक बुरा र्यूमर फैलाया हो, एंड आई थिंक सबके बारे में किया होगा बिकॉज दैट्स वन थिंग जिसमें हम लोग बहुत इंजॉयमेंट फील करते हैं र्यूमर्स फैलाने में गलत किस्म के। सो ये जो फर्स्ट ट्रैक है ना कि रेपुटेशन पे डालने वाला शख्स था, ये जस्टिन था। देन सेकंड रिकॉर्डिंग आती है। सेकंड रिकॉर्डिंग का मेन विलेन जो है दैट इज एलेक्स टेंडल। नो एलेक्स, अच्छा, छोटी छोटी शरारतें होती हैं ना जो हम करते हैं, ऐसी शरारतें हैं जो हमारे लिए तो कोई मायने नहीं रखती। हम कहते हैं कि ओके, जल्दी में हमने कर दी है, किसी को किसी से किसको क्या ही फर्क पड़ जाएगा। ये बहुत रेगुलर सा बहुत आम सा जुमला है जो हम अक्सर बोलते हैं, किसको क्या ही फर्क पड़ जाना है इससे, क्या ही चला जाता है, एक छोटी सी तो चीज़ है। एंड एलेक्स के लिए जो उसने हैना के साथ शरारत की थी उसके लिए वो ही छोटी सी चीज़ थी, बट हैना के लिए इट बिकेम सच अ बिग थिंग कि वो हैना की आइडेंटिटी उसे छीन लेता है है, जिसमें हुज हॉट एंड हुज नॉट के नाम से वो ऊपर लिख देता है, हेडिंग्स बना देता है। एंड जो स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में वो लिस्ट सर्कुलेट होती है एंड हैना को एक इनअप्रोप्रिएट टाइटल दिया जाता है जो उसकी रेपुटेशन को टार्निश करता है। एंड एट दैट मोमेंट शी बिकम्स एन ऑब्जेक्ट फॉर अदर्स। अदर्स स्टार्ट टू ऑब्जेक्टिफाई हर, दे स्टार्ट स्टेरिंग हर अप एंड डाउन एंड कॉलिंग हर नेम्स। एंड सबसे अजीब चीज़ ये होती है कि when she passes through people and लोगों को पता है वो मौजूद है, they start whispering about her and they know she is listening to them. वो एलेक्स की एक छोटी सी शरारत जो मुझे लगता है कि आप में से बहुत शायद हो सकते हैं एलेक्स के साथ रेजोनेट कर सके, हो सकता है किसी के साथ एलेक्स वाला एक्सपीरियंस हुआ हो सकता है। ये आखिर में आई वुड रियली लव टू नो, अगर किसी के पास हुआ, प्लीज डू शेयर इफ यू फील कंफर्टेबल इनफ टू डू सो। Then next, we all have best friends. We all have people who are our solace, who are, it's a very common saying कि आपके best friends इस तरीके से आपको understand कर सकते हैं, शायद parents या family मुश्किल से कर सके, because they share your perspective, they share your point of views, and आप में और आपके friend में वो generation gap नहीं होता। Maybe thinking का हो सकता है, but generation gap नहीं होता, तो वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से resonate कर सकते हैं। हैना की खुद फ्रेंड जेसिका डेविस, दैट्स द नेक्स्ट पर्सन ऑन द लिस्ट। जेसिका डेविस गेट्स जेलस कि एलेक्स वाज पेइंग अटेंशन टू हैना एंड शी ब्रेक्स अप विद हैना एंड वो उसको आइसोलेट करना शुरू कर देती है। नो, जब आप आइसोलेट होते हो, जब आप सॉलिट्यूड में होते हो, योर रीजनिंग्स एंड वो जो आपकी इमेजिनेशन और आपके जहन में जो सवाल उठते हैं वो एक डिस्ट्रक्टिव मैनर में, क्योटिक मैनर में वो एको करते हैं। दैट्स व्हाट हैपेंड टू हैना। जेसिका जब अपनी फ्रेंडशिप हैना के साथ ब्रेक करती है एंड शी डज गिव हर अ स्लैप in public in front of everyone that causes her a scar on top of her eyebrow. So it doesn't really it not only causes a permanent scar to her, not only a physical scar, but also causes her a mental and emotional scar as well, because उसकी वाहिद फ्रेंड, उसकी बेस्ट फ्रेंड उसको at the time of need छोड़कर चली जाती है। देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पर्सन। और रिमेंबर हम तीन लोगों को कवर कर चुके हैं। फर्स्ट पर्सन वॉज
सॉरी नाम भूल गया, जस्टिन फॉली। फर्स्ट पर्सन वाज जस्टिन। जस्टिन वाज समवन जिसने हैना के फर्स्ट रेपुटेशन में क्रैक डाला था। देन द नेक्स्ट पर्सन वी हैव इज एलेक्स। छोटी सी शरारत में ही मेड हर एज एन ऑब्जेक्ट, ही हैड हर ऑब्जेक्टिफाइड। थर्ड वन इज जेसिका हु लेफ्ट हर व्हेन शी नीडेड द मोस्ट। The fourth one is Tyler. No, Tyler was someone who creeps you out. He's a stalker. He takes her photographs and even जो आपका most आप शायद आप में से कुछ के लिए आपका घर आपका सेफ कंफर्ट जोन हो, कुछ के लिए आपका स्कूल या आपकी यूनिवर्सिटी आपका कंफर्ट जोन हो। इस वक्त हैना के लिए उसका स्कूल कंफर्ट जोन नहीं है, बिकॉज शी इज मेड फन ऑफ, उसको बुरी बातें वहां पे कही जा रही हैं एंड शी इज अ लोनर बेसिकली। टाइलर इज समवन जो है ना से उसके घर का कंफर्ट भी छीनता है। ही टेक्स पिक्स ऑफ हर wherever she goes and he takes pics of her when she's in her home, in the comfort of her home. From her window he takes her private pictures, and one such picture was also taken at a party जहाँ वो हैना अटेंड करी होती है, and that picture is taken with a friend who's also a female. Like there's a female friend, there's Henna, and कुछ circumstances में, कुछ weird circumstances में the picture is taken in such a manner that shows that Hannah might be gay or she might be bisexual, something like that. So ये picture जब circulate की जाती है, it obviously creates more rumors about her sexuality, about her personality, and उसकी reputation पर further stain लग जाता है। टाइलर अब आई सेड कि वो किसी एक और फीमेल इंडिविजुअल के साथ वो पिक्चर सर्कुलेट करती है। नो यू गाइस वुड थिंक कि वो फीमेल इंडिविजुअल सामने क्यों नहीं आई, उसने आके जस्टिफिकेशन क्यों नहीं दी। एंड यस, वो फीमेल इंडिविजुअल हमारी नेक्स्ट टेप में है ना कि वन ऑफ द प्रिपरेटर्स थी, एंड हर नेम वाज let me just check it. Sorry, so many names. Her name was Courtney. Now, Courtney was the one who got her photo taken with Hannah, a questionable picture. Courtney, I'm pretty sure you guys have friends, and I think यूनिवर्सिटी के काफ़ी यूनिवर्सिटी में तो स्पेशली देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो सामने से कुछ और होते हैं, अंदर से दे हैव another facade, they have another persona. कोर्टनी इज दैट टाइप ऑफ इंडिविजुअल। वो है ना अब आप सबके सामने मैं बता चुकी हूँ कि हैना इज अ लोनर, शी डजंट हैव एनी फ्रेंड्स, उसके वाहिद फ्रेंड्स को छोड़ के चले गए। हैना इज बेसिकली अ लोनर। सो कोर्टनी ट्राइज टू बी फ्रेंड हैना एंड शोज अ इमेज दैट आई एम सच अ फिलैंथ्रोपिस्ट, आई एम सच अ ग्रेट इंडिविजुअल कि मैं एक लोनर को कंपनी दे रही हूँ, आई एम फ्रेंड्स विद हर। कोर्टनी ये इमेज सामने रखती है एंड शी ट्राइज बी फ्रेंडिंग हैना just for show, just for her own reputation to increase. एंड हैना को शायद इसमें हेल्प नज़र आई होगी, शायद उसको अनदर मॉडल सपोर्ट नज़र आई होगी, समवन इज रियली अंडरस्टैंडिंग मी। पर जब उसको पता चलता है इन सब रूमर्स को, कोर्टनी डिनाई नहीं करती, वो खुद को साइड पे कर देती है एंड हैना को अंडर द बस, शी शव्स हर अंडर द बस। यहाँ पर हैना का ट्रस्ट उतरने लग जाता है सब लोगों से। शी लूजेस ऑल हर ट्रस्ट इन हर फ्रेंड्स, एंड इस मोमेंट पर वो ग्रेजुअली ब्रेक डाउन होना स्टार्ट कर रही है। फ्रॉम द र्यूमर्स टू दैट मिस्चीवियस प्रैंक टू हर फ्रेंड्स बिट्रेयल, वो ऐसा ऐसा ब्रेक डाउन होना स्टार्ट कर रही है। नो रिमेंबर, जो एंड है दैट्स हर सुसाइड। वी आर जस्ट लर्निंग के कौन कौन से इवेंट्स थे जो हैना को ग्रेजुअली ब्रेक डाउन कर गए। एंड वी हैव सीन 5 शार्ट्स जिन्होंने हैना को ब्रेक डाउन किया है। फर्स्ट जस्टिन फॉली, एलेक्स, जेसिका, टाइलर एंड कोर्टनी, ये वो 5 शार्ट्स थे जिन्होंने हैना को ब्रेक डाउन किया। नाउ इफ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पर्सन, हैना के लिए जो नेक्स्ट इंडिविजुअल था, he made her realize that her voice doesn't matter anymore. His name is Marcus, and I won't go into his detail a lot, but Marcus, all in all, was someone who went on a date with Hannah, and in broad daylight, he tries to force her in broad daylight in front of. Izaz, I think your mic is on. Do you want to ask a question? Izaz, do you have a question? Yeah, I think uska bhi net ka issue hoga, that's why his mic is on. Anyway, moving on, we were on Marcus. So Marcus is someone who goes on a date with Hannah, and उस डेट के दौरान ही इन ब्रॉड डे लाइट फोर्सेस हर, एंड वहाँ पर कोई उसको हेल्प करने नहीं आता। एट दैट पॉइंट हैना रियलाइजेस कि अब मेरी बात कोई नहीं सुनने वाला, माई वॉइस डजंट मैटर एनी मोर। उस वहाँ पर उसको अपनी वर्थ जो है वो गिरती हुई दिखाई देती है, एंड शी नाउ रियलाइजेस कि अब मुझे कोई सुनने वाला नहीं है, मुझे कोई अंडरस्टैंड करने वाला नहीं है। रिमेंबर, हमने कहा ना कि हम उसका फाइनल जो उसका है वो सुसाइड है, बट
हम देख सकते हैं कि उसका आहिस्ता आहिस्ता एक एक एलिमेंट गिरता जा रहा है, उसकी आइडेंटिटी गिरती जा रही है, उसकी फ्रेंडशिप्स गिरती जा रही है, उसका सोशल रेपुटेशन गिरती जा रही है, एंड नाउ उसकी सेंस ऑफ आइडेंटिटी गिर रही है। ठीक है, देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट गाय, जैक डेम्सी। अब है ना, स्कूल में ट्राई करते हैं बिकॉज हम सब जानते हैं, आप ये वो चीज़ें हैं जिनसे आप मुंह नहीं फेर सकते, है ना, घर में नहीं रह सकते, उसको स्कूल जाना है। वहाँ पर स्कूल में शी ट्राइज हर बेस्ट कि शायद मैं अपने सोशल कनेक्शंस को इंक्रीज कर सकूं, शायद मैं किसी से कनेक्टिविटी बना सकूं, एंड उसके लिए वो एक उनके वहाँ पर एक पीयर कम्युनिकेशन क्लास होती है जहाँ पर वो सब इन स्टूडेंट्स को दे ट्राई टू मेक देम सोशलाइज। सो है ना भी कहते हैं कि वो ये क्लास लेगी, है ना गोज एंड टेक्स दैट क्लास, एंड उस क्लास में वो सब एक दूसरे को नोट्स लिखते हैं, लाइक एनोनिमस नोट्स, वेल विशेस होती हैं, वो एक दूसरे को वेल विशेस लिख कर ना, लाइक नोट्स पे आई होप यू हैव अ गुड डे समथिंग लाइक दैट, वो एक दूसरे को पास आउट करते हैं, वो एक बॉक्स में डाल देते हैं, एंड एवरीवन पिक्स आउट कि उनका नाम जिस पे लिखा होता है। नो, ये हैना के लिए तो बहुत बड़ी चीज़ थी बिकॉज अब वो सबसे डिस्कनेक्टेड है, वो इमोशनली अनस्टेबल है, वो खुद की वर्थ को पहचान नहीं पा रही। जैक उससे ये वाहिद सोलेस भी छीन लेता है, जो सब नोट्स हैना के लिए लिखे गए थे वो उन सबको चोरी कर लेता और छुपा देता। जब हैना को ये बात पता चली, शी कन्फ्रंट जैक, एंड जैक के लिए बहुत छोटी चीज़ थी कि मैंने छुपा दिया तो क्या हुआ, एक छोटी सी चीज़ ही तो की है, कुछ नोट्स ही तो लिए थे, इट्स नॉट लाइक पूरी दुनिया ख़त्म होने वाली है। जैक के लिए बहुत छोटी चीज़ थी, फॉर हैना इट वॉज हर ओनली वे टू कनेक्ट टू अदर इंडिविजुअल्स, जो जैक उससे छीन लेता है। एंड क्यों किया जैक ने ये, जस्ट आउट ऑफ पेटी जेलसी, जस्ट आउट ऑफ अ पेटी रीजन कि हैना डिडंट एक्सेप्ट हिज request to date, he did like her and she rejected him, and this was just out of a petty reason, nothing more than that, just because of that वो एक हैना की छोटी सी ख्वाहिश भी उसे छीन लेता है। नाउ इफ वी मूव ऑन यहाँ से, आई थिंक यू गाइज वुड एग्री कि इस पॉइंट पे आकर वी हैव अनदर इंडिविजुअल, हैना ट्राइज अगेन। वो कहती है कि मैं यहाँ पे नहीं रुकने वाली, आई विल ट्राई अगेन टू मेक सम फ्रेंड्स। वो अपने स्कूल की एक पोइट्री सोसाइटी को ज्वाइन करती है। उस सोसाइटी में शी मेक्स अ फ्रेंड रायन, एंड रायन को मिलते साथ यू नो इंटेलेक्चुअल एंड जो फिलोसॉफिकल लोग होते हैं, यू एक्सपेक्ट देम टू अंडरस्टैंड इमोशंस बेटर, एंड यू एक्सपेक्ट देम कि वो आपसे ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर सकेंगे। सो बीइंग इन अ पोइट्री सोसाइटी शी डिड एक्सपेक्ट कि उसको शायद लोग समझ सके, एंड रायन वाज समवन हु वाज विलिंग टू लिसन टू हर, एंड शी डज ओपन बिकॉज मल्टीपल फेल्स उसको मिल चुके हैं, एंड शी इज ट्राइंग टू फाइंड हर सोलर, शी इज ट्राइंग टू फाइंड हर रे ऑफ लाइट, एंड वो जब फाइनली रायन से मिलती है शी एक्सपेक्ट्स कि हाँ आई हैव नाउ माई सोलिस। रायन उसके साथ क्या करता है, हैना एक पोम लिखती है, एंड उसमें वो अपने रॉ इमोशंस, द रॉस्ट फॉर्म इमोशंस को कन्वे करती है, एंड रायन उसके बगैर कंसेंट के वो पब्लिश कर देता है। नो, यू गाइस माइट थिंक कि अगर उसके रॉ इमोशन से हो सकता है पीपल वुड बी सपोर्टिंग हर, स्टूडेंट्स माइट सपोर्ट हर, एंड हैना वुड हैव ऑल हर वरीज गॉन। नहीं, द पीपल, द स्टूडेंट्स स्टार्ट टू मॉक हर, दे स्टार्ट मेकिंग फन ऑफ हर। रिमेंबर, ये उसके रॉ इमोशंस थे, जो उसने लिखा था, दैट वाज एग्जैक्टली हाउ शी फेल्ट। एंड जब उसने अपने रॉ इमोशंस का मजाक उड़ाते हुए सुना, शी completely broke down. Now at this point I don't know आप में से किसने किताब पढ़ी है, किसने नहीं पढ़ी, obviously we're going to interact at the end and I really want to know किसने किताब पढ़ी हुई है। I personally feel, you guys can differ about it, I personally feel after this point Hannah actually started to break down, and she started to break down really bad. इस पॉइंट के बाद में she meets Clay, जो द गाय हुज आवर आइज एंड ईयर्स अंटिल दिस पॉइंट, जो हमें ये साइड जिसके लेंस के थ्रू हम ये सारे कैसेट सुन रहे हैं, साइड टेप्स एंड रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, दैट्स द नेक्स्ट गाय, क्ले। नो, क्ले हैना के लिए आप लोग सोचेंगे कि क्ले को क्यों मेन कैरेक्टर बनाया गया। अकॉर्डिंग टू हैना, क्ले वाज नॉट समवन जिसको टेप्स में होना चाहिए था, बट क्ले का वहां पर होना सिर्फ इसीलिए था कि क्ले वाज टू नाइस टू हर, एंड हैना वाज क्लेज फर्स्ट क्रश, एंड ही वाज द ओनली solace आफ्टर दैट, जिसमें हैना को लगा कि शायद आई कैन डू बेटर, शायद मुझे फ्रीडम मेरा मिल जाए, शायद मुझे थोड़ी सी हीलिंग मिले इसके थ्रू। बट एट दिस पॉइंट शी इज टू ब्रोकन, शी इज ऑलरेडी टू डीप इन द स्वamp, कि वो उसको उसको अपनी वर्थ खत्म हो गई है, वो नहीं समझती कि मैं इसके काबिल हूँ, वो उसको पुश अवे कर देती है। एंड यहाँ पर याद रखना कि शायद हम जो बंदा विक्टिम होता है, जो सफ़र कर रहा होता है, समटाइम्स दे डोंट ट्राई हार्ड इनफ, क्योंकि उनमें एनर्जी नहीं होती कि वो इतना
कर सके। एंड जो उनको सुन रहा होता है, जो उनकी वरीज को सुन रहा होता है, उनमें शायद इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो उनको कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर सकें या उनको कम्प्लीटली अपनी तरफ लाइक उनकी जो उन्होंने वॉल बनाई होती है उसको ब्रेक करके उनको एक्चुअली सुन सके। एंड क्ले के साथ भी यही था। क्ले वॉज जस्ट एन इनोसेंट बाय स्टैंडर जिसने इतनी थोड़ी सी कोशिश नहीं की, बस थोड़ी सी ज़्यादा वो कोशिश कर लेता, मे बी हैना वुड हैव ओपनड अप, शी वुड हैव नॉट रिमेन्ड साइलेंट। एंड क्ले का उन टेप्स में होना सिर्फ यही था सो हैना कैन मेक हिम अंडरस्टैंड कि हैना क्यों खामोश रही, हैना ने क्यों नहीं उसको सारी चीज़ें बताई, एंड हैना ने क्यों नहीं उससे हेल्प मांगी। क्ले वॉज इनोसेंट इन ऑल ऑफ दिस, बट शी वॉन्टेड हिम टू अंडरस्टैंड कि उसकी सच ट्रेजिक डिसीजन लेने की सबसे बड़ी वजह क्या थी। अब व्हेन आई सेड कि मुझे लगता था यहाँ के बाद स्टोरी गोज डाउन हिल, एंड यहाँ के बाद जो उसके साथ इवेंट्स होते हैं दे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हर, बिकॉज इसके बाद आने वाले जो 5 या 6 इंडिविजुअल्स थे दे दे डू अ लॉट ऑफ बिग एंड मेजर स्टफ टू हर। हम जाते हैं, आई होप यू ऑल रिमेंबर द फर्स्ट guy, her first case, Justin. Henna is present at a party, so they all have a high school party. I think it's a prom or whatever. I don't really remember. I think it's a prom. So they do attend that high school party, and Justin अपने फ्रेंड ब्राइस को लाता है, who assaults Henna's friend Jessica, जो जेसिका जिसने हैना को थप्पड़ मारा था एंड उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। He does assault her and Justin sees Bryce doing it, but he doesn't stop him. And इस सब में Hannah was hiding silently in a closet. Now Hannah is too scared. उसमें कोई self confidence नहीं है. Now remember, I do have a question from someone. Why do you think Hannah included Zach because his mistake was unintentional? I think Hannah did include him because उसकी mistake unintentional तो थी ज़रूर, but it did break her. उसका वो आखिरी सोलिस नहीं था क्या? अगर सपोज करो हैना को वो सब नोट्स मिल जाते, उसको इतना तो पता चलता कि मेरे बारे में केयर करने वाले कुछ लोग मौजूद हैं। क्ले भी तो इंक्लूडेड था, क्ले की कोई मिस्टेक नहीं थी, बट उसको इंक्लूड इसलिए किया गया ताकि वो साइलेंट, वो बीच में किस्म का साइलेंट है ना, ताकि हैना की साइलेंस का उसको पता चलता। आई थिंक जैक को इसलिए इंक्लूड किया गया था ताकि उसको अपनी, वो अनइंटेंशनल थी। आई थिंक एलेक्स की भी अनइंटेंशनल थी, एलेक्स ने हल्का सा मजाक किया, जैक ने भी हल्का सा मजाक किया, बट इन दोनों हल्के से मजाक ने हैना को एक बहुत भारी प्राइस पे करने पे मजबूर किया था। ठीक है जाहिद, आपने कोई और करना है या इस पे फर्दर डिबेट करनी है? यू कैन ओपन योर माइक इफ यू वांट टू, और या आप अपना चैट पे बोल सकते हो, और शुड आई गो ऑन? Zaid, should I go on or do you want further clarification on this one? Okay, great. So where was I? Yeah, I was on Justin. Justin's friend Bryce assaults Hannah's friend Jessica, and she watches it silently. Remember, यहाँ पर हैना completely breakdown कर चुकी है, हैना ने completely अपने self confidence को let go कर दिया है। I'm not trying to justify कि वो उसके वहाँ पे खामोश रहना was right or wrong. I'm saying कि वहाँ पर हैना की जो खामोशी थी, it guilt traps her. And no, at this point Jessica was drunk, she was not even in her senses, so she did not know कि उसके साथ क्या हुआ है। हैना ने सब कुछ देखा था, एंड हैना के अंदर ये गिल्ट रहता रहा, एंड ये गिल्ट बहुत बड़ा दरख्त बनता गया उसके अंदर रहते हुए। एंड इसके बाद हैना वाज एग्जॉस्टेड, वो पार्टी से जाना चाहती थी। पार्टी से जाने के लिए वन फ्रेंड जेनी ड्राइव्स हर, एंड जेनी वाज नाइस टू हर, बट एंड एट दिस पॉइंट आई थॉट फाइनली कोई तो फ्रेंड मिला जो उसको नाइसली ट्रीट कर रहा है, बट नो, ट्रेजेडी डजंट एंड देयर। जेनी डज टेक हैना टू हर होम, बट रास्ते में दे क्रैश इनटू अ स्टॉप साइन। नो, इट वाज अ माइनर एक्सीडेंट, वो जो स्टॉप का साइन था वो गिर जाता है, and now they're both drunk. Hannah and Jenny both are drunk. So obviously, if they do call the police, they're gonna arrest them both. Jenny is scared; she doesn't want to go to jail and get scolded by her parents. So she begs Hannah not to do it. And Hannah नहीं करती, पुलिस को कॉल नहीं करती, because Hannah के दिमाग में भी जेनी इम्प्लांट्स के क्या ही हो जाना है, एक स्टॉप का साइन ही टूटा है। There's another guy, Jeff, who is Hannah's friend. He's very nice and he's the only person जो उसको जज नहीं करता।
उस एक साइन से क्या ही हो जाना था, वो ये था कि दैट नाइट देयर इज एन एक्सीडेंट दैट हैपेंस, क्योंकि वहाँ पे स्टॉप का साइन मौजूद नहीं था, एंड अ कोलिजन ऑफ कार्स हैपन, एंड उसमें जेफ की डेथ हो जाती है। व्हेन हैना फाइंड्स आउट कि उसके खामोश रहने पर उसके बेस्ट फ्रेंड एंड द पर्सन की जो उसको जज नहीं करता था उसकी डेथ हुई है, हैना ब्लेम्स हर सेल्फ एंड शी थिंक्स कि मेरे में और मेरे अब्यूजर्स में क्या ही डिफरेंस रह गया है। एंड एट दिस पॉइंट वो ना सिर्फ खुद को ब्लेम कर रही है, बल्कि वो खुद भी कम्प्लीटली ब्रेक डाउन कर चुकी हुई है। Now, you guys might think कि अब इससे बुरा क्या ही हो सकता है, but it does get worse. We have Bryce again, the assaulter, who comes again and assaults Hannah. And at this point, she doesn't even resist. She doesn't resist because she thinks कि मुझे कोई बचाने वाला नहीं है. She has completely given up. Hannah उसके बाद स्कूल जाती है the next day. And I think psychologically भी, and there are a few research articles that say कि बहुत सब्टल से साइंस अपीयर होने लग जाते हैं इन इंडिविजुअल्स हु आर अबाउट टू कमिट सुसाइड। यू फाइंड अ चेंज इन देयर बिहेवियर, एंड हैना में वो सेम चेंजेस अपीयर होने लग जाते हैं। हैना के लंबे बाल थे, शी कट्स देम short until her shoulders, until her neck. She cuts them short, and after such a long time, she's out there smiling and talking with her friends. हैना वहाँ पर खुशी से सबसे बात कर रही होती है, खुशी से सबके साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है। उस पॉइंट पे आई थिंक अगर आपका कोई फ्रेंड आता है, सडनली देर completely changed for weeks, they were depressed and now they're finally and suddenly happy, you might want to question them कि आखिर हुआ क्या है, are you okay? But वहाँ पर she's a complete loner, so no one questions her and they all take it as a good sign कि चलो she's happy, I think she's trying to let it go. अब है ना, एंड उसकी डिसीजन टू टेक हर लाइफ, उसमें एक छोटा सा थ्रेड लटक रहा है अभी भी, एंड दैट थ्रेड इज हर स्कूल काउंसलर। है ना फाइनली डिसाइड्स कि शायद अब टाइम आ गया है कि मैं किसी के साथ इन इमोशंस को, इन फीलिंग्स को शेयर करूं, एंड शी डज। वो अपने स्कूल काउंसलर के पास जाती है एंड वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, एंड शी डज आस्क फॉर हेल्प, but the school counselor dismisses her, saying to let it go, and he doesn't really take into account that she was actually assaulted. He takes this all stuff very lightly, and वो जो हल्का सा पतला सा thread था, it snaps, and then Hannah decides to finally let go. She commits suicide and she eats sleeping pills and she dies. Now, उसका जो funeral था, it takes place away from her hometown because obviously her family didn't want her to face the stigma of having a daughter who committed suicide, and they did not want her to stay in a place जहाँ पर बुरी memories associated थी। ये जो पूरा नॉवल है, ये जो पूरी किताब है, एंड आई डोंट रियली वांट टू कॉल इट अ नॉवल बिकॉज आई फील इट्स मच मोर क्लोजर टू रियलिटी देन जस्ट बीइंग फिक्शन। इसमें डिफरेंट थीम्स इन्वॉल्व हैं। We have themes revolving around silence, destroying someone's reputation, consent, accountability, judgment, guilt, hopelessness. Hannah didn't just break down at once. When you listen to someone, oh, न्यूज़ में कहीं आती है खबर, someone committed suicide, you think कुछ बड़ा हुआ होगा, maybe she was assaulted, maybe कुछ बड़ा major event हुआ होगा। Jay Asher is not trying to justify suicide. He's not trying to romanticize it. He's not trying कि it's okay to take your life away. But he is trying to make us realize कि such actions, ये जो इतने बड़े actions वो लेते हैं, they're not just a matter of a moment. उनके रात को ही कोई event हो गया बड़ा सा, and they just don't kill themselves or something like that. बट छोटे 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 स्टेप्स होते हैं। हैना के केस में वो 13 स्लैशेस थे जिन्होंने हैना को अपनी लाइफ लेने पे मजबूर किया। Now, one more thing I want to say is Hannah knows so well कि वो जो कर रही है उसके consequences होंगे। And if you guys read the book now, you'll find कि बार बार हैना mention करती है I know what I'm doing and I don't want to stop myself। वो लिखती है बीच में कि शायद जो मैं कर रही हूँ मुझे पता है, शायद मैं नहीं रोकना चाहती खुद को, बार बार मेंशन करेंगी। एंड आई डोंट नो में से किसने नेटफ्लिक्स सीरीज देखी होंगी, इस पर नेटफ्लिक्स सीरीज में मौजूद है, यू गाइस कैन गो वॉच इट। नेटफ्लिक्स सीरीज, आई हैड अ डिस्कशन विद अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑफ माइन
वो सेट के नेटफ्लिक्स सीरीज देखने के बाद दे डिड फील के मे बी such a sensitive topic of suicide was being romanticized after the Netflix series. But I find I haven't watched the Netflix series, so I don't really know कि उसकी उसको देखने के बाद क्या उनके रवैये थे या जो भी उनके पॉइंट ऑफ व्यूज थे. बट आई पर्सनली फील कि बुक में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. बुक में बार बार मेंशन किया गया है कि हैना की खुद की चॉइस थी. एंड शी हरसेल्फ सेज कि मैं किसी को आई मीन मैं किसी से पिटी नहीं लेना चाहती. आई वॉन्ट देम टू बी हेल्ड अकाउंटेबल. एंड वो इसीलिए ये सारी जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं, एक एक जिसने ये रिस्पॉन्सिबल था वो इन सबको कैसेट टेप पे रिकॉर्ड करती है. वो अपने एक दोस्त टोनी को दे देती है. टोनी इज द ओनली रिमेनिंग पर्सन who she thinks is he's very mysterious. He's a very mysterious guy. आप उस नॉवल में पढ़ोगे you'll be very confused about his identity. But he's just a high schooler जो है ना का फ्रेंड भी था. And he's just a mysterious guy जो almost 1980s की वाइब में फंसा होता है. All उसकी सारी हॉबीज 1980s वाले हैं. He's stuck there. And he's one last remaining person known to Hannah who has some ethics, morals, and who will prioritize the right thing over his friends. एंड वो है ना इन सब जो कैसेट टेप्स होती हैं ये टोनी को दे देती है. एंड शी मेक्स हिम रिस्पॉन्सिबल कि वो एक एक बंदे को ये टेप्स पहुंचाए. एंड है ना क्लियरली उन टेप्स में कहती है कि अगर ये टेप्स मतलब सबसे पहले क्ले के पास है. क्ले ने इन सबको सुना एंड क्ले ने नेक्स्ट पर्सन को पास ऑन करनी है. अगर ये क्लेप्स टू द लास्ट इंडिविजुअल पास ऑन नहीं होती हैं तो इनका ये जो पूरी स्टोरी होगी ये उसमें क्या कहते हैं न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दी जाएगी. बिकॉज टोनी को नहीं पता था. टोनी wasn't affiliated with her, neither did Hannah try to explain her situation. Tony and Hannah were friends and वो जहाँ जहाँ तक उनका रिलेशन था, टोनी लाइक ऐसे बहुत मिस्टिकल पर्सन है. वो इतना इन्वॉल्व नहीं था उनकी लाइफ में. वो इतना स्कूल में भी इन्वॉल्व नहीं था. सो वो साइड लाइन्स में रहता था. टोनी को भी बाद में पता चला है ना कि सब सर्कमस्टेंसेस का, वरना आई डू बिलीव टोनी ने उनको रोक लेना था. एंड इवन इफ यू रीड द स्टोरी, जैसे जैसे क्ले एक एक साइड पे जाता है ना, मतलब जहाँ पर जस्टिन के साथ इवेंट हुआ, जहाँ पे जेसिका के साथ इवेंट हुआ, टोनी वहाँ पर एक फ्रेंड के साथ मिलता है आई थिंक जो बीच में इन्वॉल्व था. एंड ही डज थ्रो अ स्टोन एट हिम. वो उस पर जरूर पत्थर फेंकता है. सो या आई पर्सनली थिंक कि अगर टोनी को पहले पता होता ही वुड हैव हेल्प्ड हर एंड ही वुड हैव स्टॉप्ड हर फ्रॉम डूइंग दैट. No, I don't think so. I think, okay, so the question is, don't you think the way Hannah leaves the tapes forces guilt onto people unfairly? No, I don't think so. आई थिंक हमारे यहाँ जितनी भी सुसाइड चक्कर होती है उनकी रीज़न मोस्टली अननोटिस जाती है. हैना ने जो किया, एंड इवन अगर आप पढ़ोगे उनमें से जब कुछ लोगों को पता चलता है तो कुछ डिनाइल में होते हैं. वो कहते हैं कि हमारा इसमें क्या कसूर है ना, मदद मांग सकती थी, उसने क्यों नहीं मांगी. सम ऑफ देम डिनाइल में रहते हैं. सम ऑफ देम डिनाइल में रहते हैं और वो इस चीज़ को नहीं मानते. यही तो चीज़ है कि आपने जो आपके एक्शंस किए हैं कि आप उस पर गिल्ट नहीं लेना चाहोगे. मतलब इज इट बैड फॉर अ विक्टिम टू पुट ब्लेम और टू मेक द प्रिपरेटर अंडरस्टैंड हिज सिचुएशन. नो, रिमेंबर यहाँ पे वो जो प्रिपरेटर्स हैं दे आर नॉट विलन्स. दे आर जस्ट यू नो चेन ऑफ चेन दैट लीड टू एन इवेंट. सो आई डोंट थिंक, इवन जे एशर अपने इंटरव्यू में कहता है कि उसने किसी भी जो 13 लोग हैं उनमें से किसी को भी विलन नहीं बनाया. ऑल दो ब्राइस को विलन होना चाहिए था बिकॉज वट ही डिड वॉज अनफॉरगिवेबल. बट नहीं, आई डोंट फील कि ये गिल्ट फोर्स करता है अनफेयरली. तो बिल्कुल भी नहीं. दैट इज फेयरली इम्प्लीमेंटेड ऑन द इंडिविजुअल्स. टेप्स उसको हैना की डेथ के बाद मिली थी जाहिद. हैना की डेथ जब हो गई थी टेप्स उसके बाद टोनी तक पहुंची थी. टेप्स एंड में उस तक आई थी. एंड उससे पहले ही हैड नो आइडिया कि हैना के साथ क्या हो रहा है. यू नो दैट वन फ्रेंड आप जो जिसका आपके साथ इतना ताल्लुक नहीं होता बट आपको पता है कि ही इज टू ऑनेस्ट कि अगर आप उससे कभी हेल्प मांगोगे वो आपकी ज़रूर हेल्प करेगा. टोनी वॉज दैट गाय जो इन्वॉल्व नहीं था इतना, बट हैना न्यू कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो सही हेल्प कर देगा. टेप्स उसको एंड में मिली थी. एंड जब उसको मिल गई, हैना मरने के बाद उसको क्या कहते हैं ईमेल करती है विद अ लेटर. उसने खुद नहीं दी थी. हैना डाइड. आई एम सॉरी, शायद मैं जल्दी में भूल गई होंगी. उसने मेल की थी टेप्स, या उसने मेल की थी टेप्स उसको. उसने खुद नहीं भेजी थी. और दैट्स वाई ना टोनी एक एक बंदे को ही मेक श्योर कि टेप्स पहुंचे. उस बिकॉज उसमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक है. सो अच्छा, एक और चीज़ आप लोगों में से मैं पूछना चाहूंगी कि आप में से किसी को आइडिया है कि जे एशर ने ये किताब क्यों लिखी. आई मीन आप लोगों को क्या कहते हैं हैरी पॉटर के ऑथर कौन है. आई फॉरगॉट अबाउट हर.
वी हैव डिफरेंट रीजंस, मतलब हर ऑथर की लिखने की कुछ ना कोई वजह होती है। और जब भी कोई ऑथर किसी टॉपिक पे कुछ लिखता है, आप लोग ज़रूर सोचा करें कि उसने ये चीज़ क्यों लिखी है और उसको ये आइडिया किधर से आया। ये एक्चुअली बहुत फनी से, आई एम सॉरी, नॉट फनी, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। जो ये जो एंटायर स्ट्रक्चर था ना, बैक एंड फोर्थ कैसेट टेप्स के थ्रू आइडिया कन्वे करना, मतलब क्ले जैसे जैसे कैसेट टेप्स को सुन रहा होता है ना, सो ये बैक एंड फोर्थ जाता है, प्रेजेंट में पास्ट में, प्रेजेंट में पास्ट में, ये इस तरह जा रहा होता है। ये जो आइडिया था कैसेट टेप्स का, ये जे अशर को तब आया जब वो एक म्यूजियम में गया था। उस म्यूजियम में वहां पर आर्ट एग्जीबिशन चल रही थी। जब वो गया उधर, तो उधर लोगों ने, मतलब एक होता है ना, आप एग्जीबिशन में जाते हो तो आपका एक टूर गाइड होता है, वो आपको अपने ओन पेस में मतलब घुमा रहा होता है, आप उसके पेस को फॉलो करते हो। आप, वो आगे निकल जाएगा, आप पीछे रह जाओगे, वो आपको फॉलो नहीं करेगा क्योंकि उसने पूरे ग्रुप को एक साथ लेके चलना है। जे अशर जब उस म्यूजियम में गया था, उसको उन्होंने एक कैसेट पकड़ाया था। उस कैसेट में उन सब पेंटिंग्स के बारे में मतलब इंफॉर्मेशन मौजूद थी। तो वो जब किसी पेंटिंग के पास जाते थे, आप अपने पेस पे उनको सुन सकते थे। अच्छा, ये तो उसे आइडिया मिल गया था और वो सोच रहा था कि मैं इसी पे कोई बुक बनाऊंगा। कुछ ही सालों के बाद एशर की एक रिलेटिव ने सुसाइड कमिट की, एंड फॉर्चुनेटली शी सर्वाइव्ड। बट आई वॉन्ट यू गाइज टू लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। जब उसने पूछा कि तुमने सुसाइड क्यों की है, शी सेड वन थिंग, I cannot explain it unless I explain everything that came before and everything that happened after. इस पूरे जो बुक का खुलासा था, हम इस एक लाइन में कवर कर सकते हैं। इस बुक का मेन मकसद यही था कि मैं जे बेसिकली यही बताना चाहता था कि सुसाइड से पहले और एक एक इवेंट, जो छोटा छोटा इवेंट जिसने उसकी एंजाइटी, जिसने उसकी हेल्पलेसनेस को बिल्ड किया, वो असल में इवेंट्स थे क्या जो जिन्होंने उसको इस कदर गिरा दिया कि वो अपनी इतनी इतने अहम फैसला अपनी जिंदगी को लेना, वो इस तक पहुंच चुकी थी। तो उसने इस सब को करने के लिए, जे ने इससे इंस्पायर होकर, इस स्टोरी से इंस्पायर होकर, एंड ही कंबाइंड दैट आइडिया फ्रॉम द एग्जीबिशन। एंड ऑल्सो, जो आप, कुछ बहुत फनी सीन्स हैं बीच में, कुछ ट्रेजिक सीन्स हैं, कुछ वियर्ड सीन्स हैं, आप लोग ज़रूर इस जे एशर का उसका इंटरव्यू ज़रूर पढ़िएगा। वो खुद जे एशर के कुछ इवेंट्स थे जो उसके साथ असल ज़िंदगी में हुए थे। सो दैट्स व्हाई आई डोंट बिलीव कि ये नॉवल बट इट इज़ अ मिरर ऑफ रियलिटी। एंड ये वो मिरर है जिसमें शायद हम में से ज़्यादातर को देखना नहीं हो, क्योंकि शायद हम में से बहुत से लोग किसी एक इंडिविजुअल, किसी एक प्रिपरेटर के साथ रेजोनेट करें। हो सकता है हम में से बहुत अपने आप को एक लिटरल सेंस में भी उसके मतलब उसके अपने कदमों में खड़ा होता देख सकें। और हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग हैं ना, कि किसी एक पॉइंट को अपने साथ कनेक्ट कर सकें। अच्छा, अब आप लोग अपने माइक्स ओपन कर सकते हैं, यू गाइस कैन आस्क क्वेश्चंस। एंड ऑल्सो, जो मैंने पहला सवाल किया था, आप लोगों से कहा था कि नोटिस करना हर एक करेक्टर को। और आप लोगों ने क्या अपनी ज़िंदगी में कभी किसी ऐसे इंडिविजुअल को देखा है कि जिसको पेन या सफरिंग में मौजूद हो, बट किसी को रुक कर ऑब्जर्व किया है जो इस तरह की सफरिंग में हो? क्योंकि क्ले ने ज़रूर किया था। क्ले ने इन सब नोट्स को पढ़ने के बाद, he did find out a girl who was Sky Miller। हैना की डेथ के बाद जब उसने सारी टेप्स पढ़ ली, he did find out a girl Sky Miller, and he started to notice कि she was in the same situation as Hannah। She was being bullied and she was being called at, and he extended his hand towards Sky। ठीक है, सो क्ले डज होल्ड हिमसेल्फ अकाउंटेबल। स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। क्ले, ना क्ले जिनसन की खत्म होती है, ना हैना बेकर की खत्म होती है। हैना विल कीप ऑन लिविंग इन द स्टोरीज ऑफ द इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व, एंड वो इंडिविजुअल्स की स्टोरी भी आगे कंटिन्यू रहेगी। सो इट्स लाइक एन ओपन एंडिंग। द एंडिंग इज विद क्ले सेंडिंग द कैसेट टेप्स टू द नेक्स्ट पर्सन हु इज जेसिका, हैना's फ्रेंड। सो नाउ आप लोग माइक्स खोल सकते हैं। आई विल रियली लव टू नो आप में से किस किसने बुक पढ़ी है एंड आप लोगों के क्या ख्यालात हैं इसमें। Or you guys can just raise your hand and then just speak one by one. Or you guys can just ask in the chat. I mean, uh, it's been 49 minutes. I've been talking for 49 minutes almost. So I would really love to know कि आप में से कोई कुछ कहना चाहेगा या कोई किसी चीज़ पे बात करना चाहेगा। What I like to say is that although the entire story is seems really bizarre to me that all this could happen to one person,
over a course of a few months. But some aspects of this story do resonate with my life, with some of my friends' lives as well. Um, in Y7, I think in grade 7, yeah, one of my friends was really close to committing suicide. I know it's such a young age, you can just live, you can do whatever you want. But I don't know why, he was just feeling very suicidal for some reason. It was because of his grades, they deteriorated like a lot. He went from a straight A student to a C, B student, and he couldn't take it. But in the end, he came to his senses and became norm. That's all I can say. So he okay now? Like, yeah, there's also one indication when you say that a person is feeling depressed or stressed is that the grades start to fall. And अगर हम वहाँ पर देखें ना, so when a person's grade is falling, they do call their parents and ask them कोई बच्चे की लाइफ में इशू चल रहा है, we're gonna provide him counseling or something like that. अच्छा, counseling के nature को हम अभी साइड पे रख देते हैं, but they do call the students for counseling. So I hope he's doing great now and he's doing okay. And thank you, Abdullah, for sharing your story with us. And also one more thing, I अगर आप में से कोई willing है बोलने के लिए, वेस्ट एंड ईस्ट में how do you think the story would have folded in ईस्ट? अगर है ना हमारी क्लास में होती या हमारी environment में होती, how do you think the story would have folded? यहाँ सब स्टोरी एंजॉय कर रहे हैं लगता है। यार चैट में पूछ लो अगर किसी ने सवाल करना है या अगर कुछ पूछना है या अगर किसी चीज़ पे बहस करनी है, चैट में मैसेज टाइप कर सकते हो। और शुड आई एंड दिस सेशन? व्हाट डू यू गाइस थिंक? से समथिंग ना। एज यू आस्क कि अगर ये स्टोरी लाइक ईस्ट में होती या हमारे साथ कोई दोस्त होता, तो आई फील लाइक कि वन ऑफ द प्रोमिनेंट रीजन वुड हैव बीन साइलेंस। क्योंकि हमारी सोसाइटी में तो बोलना, मदद लेना या किसी भी बारे में बात करना जो है वो बहुत ही टैबू कंसीडर होता है। और आप कोई भी बात करते हो ना, इन द एंड दे माइट से सम कंफर्टिंग वर्ड्स टू यू, बट इन द एंड दे वुड से कि आप बस चुप हो जाओ, बर्दाश्त कर लो, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। सो यहाँ पे 13 रीजन ऑथर ने बताया ना, एंड आई ऑल्सो फील लाइक कि पूरी बुक में शायद ऑथर हमें ये भी बताना चाह रहे हैं कि रेपिटेटिव एक्शंस होना, या फिर जैसे वो जो हैना है उसको पब्लिक ह्यूमिलेशन हुई, या फिर गिल्ट भी आया उसको जब उसने अपनी फ्रेंड के लिए बोली नहीं वो। तो बहुत सारी चीजें, मतलब सिर्फ एक 13 चीजें होना जरूरी नहीं है। एक चीज भी अगर इंसान के साथ हो रही है इसमें से, तो इट माइट एंड अप इन अ वे दैट अ पर्सन बिकम सुसाइडल, बिकॉज सबके सेंसिटिविटी लेवल्स अलग होते हैं ना। तो मुझे लगता है कि अगर ईस्ट में ये स्टोरी होती है, इस तरह के कोई भी चीजें होती हैं, तो वहां पे प्रोमिनेंट रीजन होता कि वो शायद हर चीज बर्दाश्त कर करके, या फिर वो उसको चुप करा करा कर, लाइक दैट वुड बी द लाइक top one of the reason why someone would commit suicide in our society. I agree, Ariba, completely. What I like to say is that we can't just generalize the East. The East is many things. There are so many cultures in Asia. Like I think Asia is the continent with the most cultures, with the most different cultures. So it depends on their environment. It depends on their religion. Abdullah, I think you got cut off or your internet is weak because आपकी आवाज़ नहीं आ रही। Yeah, your voice is still not coming through. Yeah, it's not. It's weak, I think, Hello. Abdullah. Yeah. Yeah. So what I was saying is that I've noticed in Islamic countries, suicide rates are obviously much lower, but they're still there. They're still existing. Um, the thing is that if somebody has no faith in God, if he doesn't believe that God exists, he doesn't have anything to hope for. He doesn't have anything good to hope for. He believes that everything that happens is because of him. It's because of that person themselves. So that belief in its own, you just think that everything is because of you. Every bad thing in the world is because of you.
So that's why God is a very necessary concept that needs to exist in everyone. Without वो God, exist. we just fall into depression. Oh, I agree with you completely. But Sorry. the thing is कि अगर हम सिर्फ ये अपने पाकिस्तान, इंडिया इनको लेकर चले, even if you consider China, because हमारे social dynamics almost same है. We are a social community ना. I don't think religion has much of an influence on the decision जो लोग करते हैं. They have a cultural influence. वो cultural pressure इतना मौजूद होता है, and like Ariba said कि चुप कर जाओ, इतनी कोई ज़रूरी बात नहीं है। एंड वो जो एक चीज़ बोलते हैं ना, रो लो, रो कर गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। एंड इट इज़ अ टैबू। एंड बेशक अगर थोड़ा सा इसको लिया जा रहा है, मतलब कंसिडर किया जा रहा है ना, अभी बेशक थोड़ा सा ज़्यादा कंसिडर किया जा रहा है। people aren't still the same, like they don't have the same level of understanding. वो sympathize नहीं कर सकेंगे, वो पूरे मसले को समझ नहीं सकेंगे। वो स्टार्टिंग में इनिशियली कहते हैं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट आवर ईस्ट, आवर ओन कल्चरली सोसाइटी, ठीक है। कल्चरली वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा किस्म का टैबू समझा जाता है टू कॉल समवन डिप्रेस्ड और स्ट्रेस्ड। इवन आप सम विलेज पार्ट्स में चले जाओ, दे वोंट, आप उनको बोलोगे आई एम डिप्रेस्ड, एंड आई थिंक उनमें से आधों को डिप्रेशन का पता भी नहीं होगा। आई डोंट थिंक दे नो अबाउट स्ट्रेस या डिप्रेशन या समथिंग लाइक दैट। एंड देयर आर सो मेनी इंडिविजुअल्स आई हैव पर्सनली met who have weight issues, who have hair issues, who have something like that. Yeah, Riva, you can say something. We have issues like that just because of stress, and इस चीज़ को consider नहीं किया जाता। Ariba, you can यही speak बात first. आप कह रही हो ना, लाइक मैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से हूँ ना, सो वी ऑल आर स्टडिंग साइकोलॉजी। और मैं आपको एक इतनी अजीब बात बताना चाहूंगी कि हमारी एक मतलब फ्रेंड ग्रुप में ही एक लड़की है, वो थेरेपी के लिए जाती है, एंड वी आर ऑल साइकोलॉजी स्टूडेंट्स, सो वी शुड इनकरेज हर कि ठीक है, इफ देयर इज समथिंग कि जिसके बारे में तुम हमसे बात नहीं करना चाहती एंड यू आर सीकिंग हेल्प, सो वी शुड अप्रिशिएट हर। बट देयर इज वन ऑफ आवर फ्रेंड, और उसने ये बात कही जब उसको पता चला कि वो थेरेपी के लिए जाती है, कि दिखने में तो ठीक लगती है, अगर कोई मसला है तो हमसे भी शेयर कर सकती है। And I was like, you are studying psychology, you are the one who has to raise awareness for these topics, but you are the one who is enforcing those stereotypes. So this is one of the saddest reality of our society. Yeah, I agree. Like आपने कहा she's a psychologist and she was saying stuff like that ना, so आप फिर नॉर्मल लोगों को देख लो, they can't understand such stuff. I have a friend, she's my best friend, and वो अभी कुछ दिनों पहले इंटर्नशिप कर रही थी at चाइल्ड, मतलब चाइल्ड स्पेशल स्कूल है, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, वहाँ पे जो स्पेशल नीड्स स्कूल है चिल्ड्रंस के लिए, ठीक है। वहाँ पर शी डिड इंटर्नशिप, एंड वो जब उसने पेरेंट्स से लिया, पेरेंट्स वर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि बच्चों को इवन डाउन सिंड्रोम जिनके बच्चों को था, एंड ऑब्वियसली देसी पेरेंट्स दे weren't अंडरस्टैंडिंग उनकी कंडीशन क्या है, बच्चा क्यों स्लो है पढ़ने में, बच्चा बात क्यों नहीं मानता। एंड दे थिंक कि कुट दोगे बच्चे को या उसको लगा दोगे अच्छे से, वो चुप कर जाएंगे। एंड जहाँ पे हम पेरेंट्स के रोल की बात करें, मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मुझे बुक बहुत पसंद लगी। आई थिंक ये बहुत अच्छी तरीके से इसने मेंटल इशू को कवर करने की कोशिश की। आई थिंक जो एक चीज़ इसमें रह गई थी ना, ये पेरेंट्स का रोल था। हैना के पेरेंट्स को उतनी लाइमलाइट नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। हैना ने इवन सबटली उनको कहा था कि मैं स्कूल चेंज करना चाहती हूँ, बट हैना ने उस पॉइंट पे आके बोला था जहाँ पे वो थक गई थी। उसने फोर्स नहीं किया इस बात को कि मैं स्कूल चेंज करना चाहती हूँ, उसने इस चीज़ को फोर्स नहीं किया, बट उसने ये सामने रखा पॉइंट। एंड उसके पेरेंट्स वो जानते थे कि उसको कोई इशू है, उसने ये पॉइंट सुनते हुए भी ज़्यादा मतलब इन डेप्थ पूछने की कोशिश नहीं की। एंड एट द एंड जो हुआ, वी ऑल नो, शी डिड commit suicide. And Ariba, do you have some more information, like incidents like these you would like to share? Like suicide attempts, the people who have attempted suicide, इस तरह के इंसिडेंट, Yeah, something like that. टाइप्स मेंटल हेल्थ को लेकर हैं। Yeah. Yeah, I have another incident कि I come from South Punjab. Basically, I'm from South Punjab. तो वहाँ पे there is one of our relative and she is like थोड़ी सी वो aged हैं, so obviously उनको इतना awareness नहीं होती चीज़ों के बारे में, but she asked me कि बेटा आप क्या पढ़ रहे हो ना, so I told her that I'm studying psychology and मतलब मैंने उनसे कहा कि जैसे लोगों को डिप्रेशन होता है तो हम उनको जो है ना मतलब उनको ट्रीट करते हैं स्टफ लाइक दैट, सो आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन हर दैट व्हाट फील्ड ऑफ साइकोलॉजी इज। और उन्होंने कहा डिप्रेशन, उन्हें समझ भी नहीं आई कि उन्होंने कभी शायद सुना भी नहीं था ये लफ्ज कि डिप्रेशन होता क्या है।
सो हम अभी, क्योंकि हम एजुकेटेड लोग होते हैं, हम प्रिविलेज्ड हैं, हम बात करते हैं और हमें लगता है मे बी द सोसाइटी इज चेंजिंग, बट अगर हम ग्राउंड लेवल पे जाकर प्रैक्टिकली देखें ना, तब अभी भी लोगों के वहीं पर ही दिमाग और वहीं पर ही मेंटालिटी स्टक है। Yeah, see, that's the reason. हम लोग Um, past में शायद stuck है. And there's a question in the chat. Abdullah, I'll just give you a minute, okay? There's a question from Hanzila. Why depression appears to be much more common? Everybody, you think you want to answer this question? Um, I'd like to answer that question. It's because everything is now recorded. It's everything is kept in records. We don't know depression rates of 1600. We don't know the depression rates of 1500 because people didn't care about mental diseases at the time. There were less mental diseases as well, so you can't say that depression is more than it was before. We don't know for sure. Okay, so you think कि enough data या stats हमारे पास मौजूद नहीं है? और सेकेंडली जो अब्दुल्ला ने बात की, दैट इज़ वेरी राइट ऑल्सो। आई फील लाइक कि पहले तो लोग कंसीडर ही नहीं करते थे ना, अगर किसी इंसान को डिप्रेशन है भी, इवन इससे भी ज़्यादा जो हमारे पास जैसे शिजोफ्रेनिया है या इस तरह के भी जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, तो लोग तो कहते थे कि ओ वो बस पागल है, वो तो बस झल्ला सा है। देयर आर सो मेनी स्टेटमेंट्स जो कि आपकी मेंटल हेल्थ की जो इश्यूज होते हैं उनको ऐसे ही बस ख़त्म कर देते हैं कि ये तो नाफरमान है, ये तो बस ऐसी है, इसको तो कोई बात कर दो इसका मुंह बन जाता है, इस तरह की बातें की जाती हैं। सो पहले तो लोग एक्नॉलेज भी नहीं करते थे कि ये एक मेंटल डिसऑर्डर है, लेट अलोन के उसको रिकॉर्ड किया जाता है या वो चीज़ें हमें पता चलती हैं। सो दैट इज़ वाई आई थिंक हमें लगता है कि शायद अब डिप्रेशन बढ़ गया है। और दूसरी बात, डिप्रेशन इसलिए भी शायद अब बढ़ गया है कि पहले के लोगों को जिनको थेरेपी की ज़रूरत होती थी, बिकॉज उनको थेरेपी नहीं मिली, तो वो एक जनरेशनल मेंटल स्ट्रेस पास ऑन होता गया है। तो अब की जनरेशन जब उसको एक्नॉलेज करती है, सो इट अपीयर्स, इट सीम्स कि अब वो चीज़ें बढ़ गई हैं। Great, nice. Hansla, does this answer? I hope this does answer your question because she explained it pretty well. And Abdullah, आपने कुछ कहना है? Your hand is still raised. Yeah, I just wanted to say about our culture. I'm not a very cultural person. I don't know much about our culture overall. But what I do know is that in our culture, the role of parents it isn't as guardians, protectors, or friends. It's more as of controllers. So basically, we don't trust our parents. We're afraid of them. And I've seen that in so many of my friends. They're absolutely terrified of their parents. They don't trust them. They just want to hide everything from their parents. And this is really damaging for child's mental health. For example, if you can't trust the people that you live with 24/7, who can you trust? So I think that this is something that this just shows that our culture is really outdated in all aspects of life. There are a lot of things that are considered taboo in our culture are just normal in today's life. So I'm not saying that our culture should reform, and I'm not saying that we should just abandon our culture altogether, but we should try to mix our culture with other cultures as well. Because um, like I said, I'm not a very cultural person. I'm more religious than I am cultural. But I think our culture really needs to be fixed, really needs to be shaped up. Yeah, Abdullah, I think आपका नेट फिर से चला गया है because आपकी आवाज़ नहीं आ रही. Yeah, I think you should try to connect again. So, yeah, just like Ariba said, कि generational trauma pass on होता गया है. Very fun fact. So, हम उस दिन एक ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट को हमने बुलाया हुआ था अपने एक सेशन पे. नॉट दिस वन, एक और प्लेटफॉर्म है उस कॉन्टिन्यूम, उस पर हमने बुलाया हुआ था एक ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट को, क्रिस नाइट के नेम से. आप लोग उसको सर्च अप कर सकते हैं. And he gave a very a new perspective on this depression and stuff. He said कि आज की जो हमारी सोसाइटी है
obviously said it in English, I'm just translating it, is that आज की जो society है, we don't have those groups and those emotional support groups between us. I think अगर हम friends में भी देखें, आपके इस तरह के कोई female friend groups नहीं, अगर मैं सिर्फ females को लेती हूँ या सिर्फ मैं males को लेती हूँ, I think हम even अपने close friends में भी इतना openly उन issues को discuss नहीं कर सकते हैं जो हमें करने चाहिए थे। तो हम बड़ों से क्या ही expect करेंगे वो हमारे दुख और गम को समझे, जब हम अपने विद इन क्लोज्ड कम्युनिटी ही हमारी एग्जिस्ट नहीं करती है, हम उस क्लोज कम्युनिटी में ही अपने जो इमोशंस हैं उनको कन्वे नहीं कर सकते और ना ही अगले के इमोशंस को हम समझ सकते हैं। तो फिर हम बड़ों वालों से क्या ही शिकायत करें। ये दैट्स माय ओन पर्सनल ना। और ये उन्होंने जो बताया था, he basically talked about a lot of other things जो मैं ज़रूर एक ह्यूमन ग्रुप में डिस्कस करना चाहूँगी, नॉट हियर दो। अच्छा, एनीवन एल्स, किसी और का कोई सवाल है, या इफ दे वुड वांट टू कंट्रीब्यूट, प्लीज रेज योर हैंड्स एंड यू कैन जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग। Anybody you want to answer this question? I'm sorry, I'm not much of a psychologist, right? But I do think you can answer it better. Is Reba in the group? Yes. I think I can, or maybe I cannot, because अभी तक मैं सेकेंड सेमेस्टर में हूँ तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट या क्योंकि मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड है, एंड आई व्हाट आई फील लाइक इज कि शायद इसलिए बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स जो कि आपको शेप करते हैं। लाइक एक ही इंसान, मतलब दो इंसान जिनकी ब्रिंगिंग एक ही घर में होती है, वो भी डिफरेंट तरीके से रिएक्ट कर रहे होते हैं। इसका इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे जेनेटिक रीजंस होते हैं, वी डोंट नो अबाउट इट, लेकिन जो हमारी इमोशंस होते हैं ना, इवन हमारे जितने भी मेंटली इमोशंस या वो चीजें हैं, वो सारी चीजें आपको जेनेटिकली भी पास ऑन होती हैं। कि फॉर एग्जांपल इफ योर पेरेंट्स आर इंटेलिजेंट, यू आर इंटेलिजेंट, ठीक है। और इसी तरह जो हम लोगों ने, अगर किसी का बायोलॉजी बैकग्राउंड है, तो हम ये भी पढ़ते हैं कि जब एक न्यूबॉर्न होता है तो उसकी क्या होता है कि रिसेसिव फीचर्स होते हैं कुछ, और कुछ चीजें डोमिनेंट हो जाती हैं। सो मे बी कि आपके फोर फादर्स में या किसी इस तरह से कुछ लोग हों, उनके अंदर कुछ इस तरह की जीन्स हो कि एंगर एग्रेशन ज्यादा हो, तो वो आपके पेरेंट्स में बेशक ना हो, किसी आपसे पहले की जनरेशन में किसी से हो, वो आए। डिप्रेशन शो अप अलग तरीके से आई थिंक इससे होता है बिकॉज योर चाइल्डहुड शेप्स यू। आपका चाइल्डहुड जिस तरह का भी होता है, अगर आपको बचपन में एक बंदे को वैलिडेशन मिली है कि आप जो भी फील कर रहे हो आप उसको कम्युनिकेट कर सकते हो, सो दे माइट स्पीक अप, दे माइट स्पीक फॉर देयर इमोशंस। लेकिन अगर एक इंसान है जो जब भी बात करने लगता था कि मेरे साथ ये हो रहा है, उसके वन ऑफ देयर पेरेंट्स वो अपने आप को विक्टिम जाहिर करना शुरू कर देते थे, तो हो सकता है कि उसके अंदर एग्रेशन ज्यादा आ जाए। तो ये आपके चाइल्डहुड बहुत ज्यादा आपको शेप करता है। उसके एक फैक्टर जो सबसे बड़ा मुझे लगता है कि वो ये होता है कि, और इसके अलावा बहुत से फैक्टर्स होंगे, बट आई डोंट थिंक कि मुझे इतना ज्यादा इसके बारे में अभी पता है। I think that's great जो आपने आंसर किया है. I think that does provide a lot of explanation. Zahid, I hope that answers your question. And मुनज़्ज़ा, आप कह रही हैं क्या ये कहना सही है कि जब फ्रेंड्स के पास सोल्यूशन नहीं होता तो अपनी सफरिंग्स क्यों, हैना said the same thing कि she thought Clay had no solution for her, so she didn't share her feelings or her problems with Clay as well. Do you think अगर हैना क्ले के साथ ये प्रॉब्लम्स, ये इमोशन शेयर कर देती, मे बी क्ले वुड हैव फाइंड अ सोल्यूशन? वेल, आई थिंक यू वुडंट नो इफ यू डोंट ट्राई, बट ऑब्वियसली आई थिंक कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं दैट they're gonna make fun of you, they're gonna make you suffer, or they're gonna do do some victim blaming or something like that. Then I think आपको राइट बंदा ढूंढना पड़ता है, and unfortunately we don't have those type of people here. We do have Ariba here. If you do want to share some personal feelings, I think Ariba can be a great help, right? If I can, I would love to. Great. Zahid, I think depression in this generation disease, before that it hadn't existed, so I don't, it is genetically. Uh, no, I'm not saying that all depression is genetic depression, but I'm not also, मगर ये बात भी सही नहीं है कि depression कभी exist ही नहीं करता था. Depression is an human emotions, और जो हमारे basic किसी भी चीज को लेकर जो आउटकम्स आते हैं ना हमारी इमोशंस, डिप्रेशन इज वन ऑफ देम। जैसे गुस्सा हमेशा से एग्जिस्ट करता है, वैसे ही डिप्रेशन हमेशा से एग्जिस्ट करता है। लेकिन हर तरह का डिप्रेशन जो है वो जेनेटिक डिप्रेशन नहीं होता। कुछ केसेस होते हैं कि जिनमें जो आपका डिप्रेशन होता है वो जेनेटिक
जेनेटिकली आ रहा होता है, और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि आपका डिप्रेशन जेनेटिक हो सकता है। मगर जो है डिप्रेशन की और भी बहुत सी वजूहात होती हैं, एंड जेनेटिक डिप्रेशन इज नॉट द मोस्ट कॉमन वन। जो सबसे ज्यादा डिप्रेशन आपको मिलता है वो आपकी सोसाइटी जिस तरह से आपको ट्रीट कर रही है या शेप कर रही है, उसकी वजह से जो आपको डिप्रेशन होता है वो ज्यादा कॉमन होता है। Okay, so Zahid, I hope this answers your question. Everyone, अगर आपका कोई कमेंट है या आपने कुछ और कमेंट देना है, पास करना है, क्वेश्चन पूछना है, प्लीज डू आस्क, बिकॉज आई थिंक आई शुड एंड दिस डिस्कशन नाउ. इट्स बीन एन आवर. किसी का है? Within a minute you guys can raise your hand, or Zahid is really taking a class on psychology. It's fine. I think Zahid, ये लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं. How do we identify between depression and anxiety? Anybody you want to answer it? आई डोंट थिंक कि मैं इसको इतने सही तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊंगी, और मैं शायद ना करना चाहूँ इस चीज़ को इतना एक्सप्लेन, क्योंकि अभी मुझे खुद इस बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है ना, और हमारी सोसाइटी में वैसे ही चीज़ों को, स्पेशली मेंटल हेल्थ की चीज़ों को इतना गलत तरीके से बताया जाता है, तो मैं नहीं चाहती कि मैं इंफॉर्मेशन फैलाऊं, सो आई डोंट थिंक आई कैन आंसर दैट। Okay, then I think Zahid, obviously she's a second year student, and अगर आप subjectively पूछना चाह रहे हो, so I can answer subjectively. I'm sorry, objectively speaking, तो मैं अपनी तरफ से, मतलब मेरा क्या ओपिनियन है, I would say depression is a state जब आपको फील होता है कि आप लो मूड में हो या आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करना चाहते. I think depression for me is when I don't wanna feel like doing anything. I don't feel like कि मैं किसी में participate करूँ, and I feel left out, and I don't want to associate with someone continuously in a low mood. Yeah, anxiety, I think anxiety is so complex. I don't think anxiety को आप define कर सकते हो. So बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल आपने कर लिया है. आई थिंक हमें यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट ढेर सारे बैठा लेने चाहिए थे. एनीवे, आई थिंक विद दिस क्वेश्चन हमें ये ख़त्म करना चाहिए. थैंक यू वेरी मच एवरीवन आज ज्वाइन करने के लिए. वी हैड अ ग्रेट टाइम. अरीबा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर हेल्प with all the questions. Abdullah, for your questions as well. Zahid and Fahad and Mohammed Hanzala, thank you for your questions as well. We'll meet you next time in our next session, inshallah, which would be after Eid, if there is one, because obviously paper start होने. टेक केयर एवरीवन, एंड LTOD की तरफ से तमाम मेंबर्स को ईद मुबारक एडवांस में. टेक केयर and try to engage with one another, try to be open-minded, and try to understand others, to sympathize with them, to empathize with them. And तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. अपना ख्याल रखिए एंड दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.